राम जन्म ग्रेट नाम भाई, बहुत बढ़िया नाम रखा है आपका। राम जन्म, अभिषेक, संदीप, फरहान, प्रीति, सत्यम, अविनाश, अभिषेक, विकास, अभिलाष, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है इस नए बैच में जो जीएस स्पेशल 17 बैच है। तो आप सब जानते हैं कि जीएस जिस भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि उसमें एक सेक्शन जीएस का भी होता है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस जीएस के सेक्शन में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री आप इसमें पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, इसके अलावा जनरल साइंस जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो सेक्शंस होंगे वो इस जीएस के बैच में कवर करवाए जाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं इसका सबसे जो बेहतरीन फीचर होगा वो होगा 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल तक ये जो बैच है आपका वैलिड रहेगा। आप अगले 3.5 से 4 महीने में ये पूरा का पूरा बैच फिनिश कर लेंगे और उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी है वो आपके पास लंबे समय तक बनी रहेगी, ताकि आप लोग जो भी यहाँ पर पढ़ें, जो भी आप कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करें, आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो देखिए सारे के सारे लोगों का नाम लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो एक लंबी कतार है जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप अभी तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैं सब लोगों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो नया बैच है ये हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। आप सब जानते हैं दिस इज 23 जून 2020, आज 23 जून है 2020, वक्त तो चला है 11:06। दोस्तों इस बैच की टाइमिंग आप सब जानते हैं मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगी और उसके बाद दूसरा स्लॉट जो रहेगा वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। कुछ क्लासेस के डेमो आपके बैच में ऑलरेडी पड़े हुए हैं जिसमें हिस्ट्री का डेमो, ज्योग्राफी का डेमो, पॉलिटी का डेमो, वो सब चीजें पड़ी हैं, लेकिन उससे आज की क्लास का कोई संबंध नहीं है। अगर आपने वो डेमो देखा है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी देखा है तो भी काम चल जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि ये जो जीएस स्पेशल 17 बैच है ये आपको किस किस एग्जाम में हेल्प करने वाला है। आप जो भी वनडे एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे सबसे पहले हम एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अगर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी के बारे में बात करें तो एसएससी में सीजीएल या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, एसएससी सीपीओ का एग्जाम, एसएससी में स्टेनोग्राफर का एग्जाम, ये सारे के सारे जो भी एग्जाम होते हैं उन सारे के सारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये बैच आपके लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि आप जो भी स्टेट लेवल पर पुलिस सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो पुलिस के एग्जाम होते हैं, उन सारे के सारे बैचेस के लिए, एग्जाम्स के लिए भी ये बैच पूरी तरीके से कारगर रहेगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की बात करें तो एनडीए का पेपर, सीडीएस का पेपर, सीएपीएफ का पेपर, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स तक आपको ये बैच हेल्प करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आपको हेल्प करेगा अगर आप सब जानते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक पूछा जाता है या उसका ज्यादा लेवल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जीएस स्पेशल में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ें, और अगर आप स्पेशली हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल या इकोनॉमी स्पेशल पढ़ें तो उसमें टॉपिक से सारे के सारे वही हैं, सिलेबस सारा का सारा वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है? कंटेंट का। यहाँ पर जो कंटेंट रहेगा वो मॉडरेट लेवल का रहेगा जो आपको वनडे एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा। जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है उन सब चीजों के लिए आपको हेल्प करेगा ये बैच। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब वनडे एग्जामिनेशन के लिए कारगर है। लेकिन अगर आपको ज्यादा डेप्थ लेवल तक जाना है, पीसीएस, आईएएस, प्रीलिम्स क्वालीफाई करके फिर आपको मेंस तक भी जाना है या उस डिटेल में आपको चीजें पढ़नी है, तो उसके लिए हमने स्पेशल बैचेस का सेगमेंट बनाकर रखा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं वो सारे के सारे कवर करवा दिए जाएंगे और वो सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य आपको तैयारी करने में मदद करना है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हम पर डिपेंडेंट हो जाइए और सिर्फ आप यहाँ पर पढ़िए, इसके अलावा आप दुनिया में कहीं से मत पढ़िए, तो ये बिल्कुल अवधारणा है, ये बिल्कुल गलत है। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर चीजों को सीखें और फिर अपनी सेल्फ स्टडी में जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करें तो उससे संबंधित और ज्यादा चीजें जानें, उनसे संबंधित प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की, ये सारी की सारी चीजें हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जीएस स्पेशल में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम अभिषेक सुमन, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में या भारतीय इतिहास के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं, एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि बेसिकली हमें हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है और क्या क्या चीजें हैं जो उसमें आपको कवर करवाई जाएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल होने के लिए, आपके एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करने के लिए। बीपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा जी, जब मैंने आपसे कह दिया कि ये यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस के लिए हेल्पफुल होगा तो आपको अलग से बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, अलग अलग राज्यों को के नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जीएस तो सेम रहती है ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जीएस पढ़ें। जी हाँ बिल्कुल, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कारगर होगा, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी या जो टीचर्स के लिए कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या होगा, पूरी तरीके से कारगर होगा। डेमो वीडियोस डली हुई है लेकिन डेमो वीडियो का आज की क्लास से कोई संबंध नहीं है। पूरी की पूरी तरीके से शुरुआत से हम शुरू करेंगे और जानेंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें हिस्ट्री की या इतिहास की तो हिस्ट्री एक ऐसा टेक्स्ट होता है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ होता है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जो डेफिनेटली हुई है, जिनके होने के हमारे पास क्या है, सोर्सेज। अगर हमारे पास में कोई भी घटना घटित हुई है और उसके हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है या कोई भी उसका स्रोत नहीं है तो ध्यान रखेंगे आप उसे हिस्ट्री या इतिहास नहीं कह सकते हैं। वो तो फिर केवल और केवल क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। लेकिन इतिहास वो ग्रंथ है या वो अध्ययन है उन पास्ट इवेंट्स का, उन भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जो डेफिनेटली हुई है, जिनके होने के हमारे पास साक्ष्य होते हैं, सोर्सेज होते हैं या स्रोत होते हैं। और ये जो स्रोत है, ये जो सोर्सेज हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। या तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, पुरातात्विक स्रोत, या ये लिटरेरी सोर्सेज होंगे, साहित्यिक स्रोत, या फिर ये क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, या फिर ये विदेशी यात्रियों का विवरण होंगे जो उन विदेशियों ने विवरण दिए होंगे जिन्होंने भारत में आकर ट्रैवल किया, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वो वापस लौट गए अपने देशों में। लेकिन हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए हमारे पास हर वनडे एग्जामिनेशन में केवल और केवल क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री होता है। और मैं आपको बता देता हूँ जीएस स्पेशल बैच में इंडियन हिस्ट्री आपको करवाया जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग जीएस स्पेशल बैच में कवर नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में कोई भी डायरेक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम केवल और केवल हिस्ट्री स्पेशल बैच में बात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई आप किस मर्ज कि मरीज है या फिर आपको किस की आवश्यकता है। तो जितने की आवश्यकता है उतने के हिसाब से आप क्या करें, कोर्स परचेज करें। जैसे कि भाई आपका सीटेट का एग्जाम है तो आप कोशिश करें कि आप करियर विल पर सीटेट का ही बैच लें। फॉर एग्जांपल आपको केवल केवीएस की तैयारी करनी है तो आप कोशिश करें कि आप केवल करियर विल पर केवीएस का बैच लें। हाँ, लेकिन आपको एक जेनरिक तैयारी करनी है और आप सब जानते हैं अगर आपको एक जेनरिक तैयारी करनी है और सारे के सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, सबके फॉर्म भरने हैं, सबको जाकर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप जीएस स्पेशल जो एक जेनरिक बैच है वो आप ले सकते हैं क्योंकि आपको डेफिनेटली क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए।
तो जिसका जिस लेवल पर जिसको तैयारी करनी है, जिसको जिस लेवल पर क्या है जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर करवाई जाएंगी। सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी करा दीजिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया ना जीएस स्पेशल में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री हम केवल और केवल हिस्ट्री स्पेशल बैच में क्या करते हैं कवर, क्योंकि जिन चीजों की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं वो चीजें यहाँ पर कवर नहीं की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि हम लोग करियर विल पर पढ़कर पूरी की पूरी बुक छाप लेंगे और पूरी की पूरी किताब हमें करवा दी जाएगी, हमेशा ध्यान रखेंगे हम केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाते हैं और केवल आपको वो करवाएंगे जो आपको एग्जाम में मदद करेगा। जो चीजें एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती, जो चीजें एग्जाम के लिए बिल्कुल फालतू हैं, वो सारी की सारी चीजें को यहाँ पर कवर नहीं करवाया जाएगा। लेखपाल के बैच में डेफिनेटली ये बैच आपको सहायता करेगा, क्योंकि आपको लेखपाल के बैच के लिए भी तो जीएस पढ़ना है। तो जो लोग जनरली जीएस पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक जीएस की तैयारी नहीं की है, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, उसमें जीएस भी आएगा तो हम जीएस की भी तैयारी कर लेते हैं, उन सारे के सारे लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। इस बात को क्लियर करेंगे। सर सीजीएल मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं आती। अब देखिए, ये आदमी को यही नहीं पता है कि सीजीएल मेंस में तो जीएस ही नहीं आता। अभी आदमी कह रहा है सीजीएल मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है क्या? अब आपको पैटर्न ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करते हैं और आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे नोट्स जो है ड्यूरिंग क्लास साथ के साथ बनाएं। साथ के साथ बनाएंगे तो डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। बाकी हमारा जो काम है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराने का, वो हमारी तरफ से बिल्कुल आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास से। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को हमने तीन मेजर पार्ट्स में, हमारे इतिहासकारों ने तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्राचीन भारत। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास का दूसरा भाग होता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और फिर तीसरा मेजर पार्ट इसमें क्या होता है, मॉडर्न इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। और क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, वो एक इतना लंबा पीरियड है, वो इतना एक लंबा समय है कि उसे हम मेजरली तीन भागों में विभाजित करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों हिस्ट्रीज के बारे में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो अगर समय के हिसाब से, अगर काल के हिसाब से इन तीनों ही हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करें तो हम सब जानते हैं कि इन तीनों पीरियड में जो सबसे लंबा पीरियड हुआ, जो सबसे लंबा काल हुआ, वो कौन सा हुआ, एंशिएंट इंडिया हुआ या प्राचीन भारत हुआ। और क्योंकि सबसे लंबा काल एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत हुआ है, इसलिए हमने इसको फर्दर तीन मेजर पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड, जिसमें सबसे पहला मेजर पार्ट कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा मेजर पार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक काल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन तीनों पीरियड्स में क्या डिफरेंस है, हम सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, तो ध्यान रखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल ये वो समय है, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष हैं, जिसके हमारे पास फॉसिल्स हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जिस समय मनुष्य के अंदर सभ्यता नहीं थी और मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार नहीं किया था। कहने का मतलब मनुष्य पूरी तरीके से अनसिविलाइज्ड था, उस समय असभ्य था। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, हमारे पास फॉसिल्स भी हैं, और साथ में हमें उस पीरियड के रिटन सोर्स भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, जितने भी रिटन सोर्सेस हमें मिले हैं, उन रिटन सोर्सेस को पढ़ने में आज तक भी सफलता हासिल नहीं हम कर पाए हैं, हम नहीं सफल हो पाए हैं। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर सभ्यता आ चुकी थी, उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपनी स्क्रिप्ट्स में, अपनी लिपियों में क्या लिखा, दैट इज स्टिल अनआइडेंटिफाइड। वो अभी तक भी अनआइडेंटिफाइड है, उसे अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। उसी पीरियड को हमने क्या कहा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद ध्यान रखेंगे हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, फॉसिल्स भी हैं, साथ में रिटन सोर्सेस भी हैं, और वो सारे के सारे जो रिटन सोर्सेस हैं उन्हें पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। लेकिन अगर आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे लंबा जो पीरियड रहा वो कौन सा रहा, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए हमने इसको दो एजेस में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला स्टोन एज, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, पाषाण युग, और दूसरा होता है कॉपर एज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस युग में, जिस एज में मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का, स्टोन्स का या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, दैट इज नोन एज स्टोन एज, उसी को हमने क्या कहा है, पाषाण युग कहा है। और दूसरा, जैसे ही मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहली धातु का आविष्कार किया, और हम सब जानते हैं वो कौन सी थी, कॉपर या तांबा, जैसे ही मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे या कॉपर का भी इस्तेमाल कर लिया या करना शुरू कर दिया, वी एंटर्ड इनटू व्हिच एज, कॉपर एज। तो हम कॉपर एज या हम ताम्र युग में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। लेकिन अगर इन दोनों एजेस को आपस में कंपेयर करें तो इनमें भी सबसे लंबी एज कौन सी रही, स्टोन एज या पाषाण युग रही। इसीलिए इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया तीन पीरियड्स में, जिसमें सबसे पहला पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नव पाषाण काल। अब इन तीनों पीरियड्स में, अब इन तीनों कालों में क्या डिफरेंस है। पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल ये वो समय है जिस पीरियड में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, मैन इन्वेंटेड फायर। और ध्यान रखेंगे उसने आग का आविष्कार तो किया था, लेकिन उसे आग का इस्तेमाल अभी तक नहीं आया था। इसी पीरियड में मनुष्य ने पत्थरों के द्वारा बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार करना शुरू किया था, एंड मैन यूज्ड टू बी अ हंटर इन दैट पीरियड। और मनुष्य उस काल में, उस पीरियड में एक शिकारी हुआ करता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे उसी पीरियड को हमने क्या कहा है, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल कहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य के दिमाग का विकास हुआ और जब मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की शक्ति विकसित हुई, तो धीरे धीरे, अभी तक तो हम जानवरों का केवल शिकार कर रहे थे, हम केवल बड़े बड़े औजारों से मारकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन इन मेसोलिथिक पीरियड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में या मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन या फिर पशुपालन की शुरुआत कर ली गई। अभी तक वो जानवरों का शिकार कर रहा था, लेकिन अब मनुष्य ने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, कहने का मतलब एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो पत्थरों के बड़े बड़े औजार थे, अब उनके साइजेस जो थे वो मेसोलिथिक पीरियड में बहुत क्या हो गए, छोटे हो गए। और ध्यान रखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में ही सबसे पहले मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटन भी हमें क्या हुए, प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही मनुष्य के दिमाग का और विकास हुआ और डेवलपमेंट हुई तो मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी। कहने का मतलब है, बताइए, प्रभाकर जी कह रहे हैं सर नोट्स बनवाइए। बेटे आप नोट्स बनाने नहीं, आप पढ़ने आए हैं। और अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं करा मेरे भाई। नोट्स बनवाइए यार, नोट्स बनाने हैं तो जाकर मार्केट से रेडीमेड नोट्स ले लीजिए, किताबें खरीद लीजिए, सब लिखा लिखाया है ना। यहाँ पर आप चीजों को सीखने और समझने के लिए आए हैं। रही बात नोट्स की, ये तो आपको बाजार में मिलेंगे रेडीमेड बने बनाए। हम नोट्स बनवाएंगे, लेकिन पहले मुझे पढ़ाना स्टार्ट तो करने दीजिए। अभी तो आपको यही नहीं पता ना कि इंडियन हिस्ट्री है क्या, तो पहले ये तो सीख लीजिए, पहले ये तो समझ लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना तो तब स्टार्ट करेंगे ना। और इसके अलावा तो इन पीरियड्स में हमने अकेले एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत को क्या किया है, डिवाइड किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है, सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो किसका होता है, तारीखों का होता है, डेट्स का होता है। क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम डेट्स को कैसे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें तारीखों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम इंडियन हिस्ट्री की जो आज शुरुआत करेंगे वो हम पढ़ना ही कहां से शुरू करेंगे, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। और क्योंकि हमें एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम तारीखों का इस्तेमाल कैसे करें। और दोस्तों ध्यान रखेंगे भाई, हम सब जानते हैं अभी वर्ष 2020 चल रहा है, दिस इज ईयर 2020। और आप अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि अगर अभी 2020 चल रहा है तो ये किस कैलेंडर के अनुसार है। इस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये किस आधार पर बनाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया है। और ईसाई धर्म के ही एक पोप हुए हैं जिनका नाम पोप ग्रेगोरी था, उन्होंने ही इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया था। और इसी के अनुसार अब हम 2020 में पहुंच चुके हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें इतिहास पढ़ना है, ना तो हम आज की बात करेंगे, ना ही आने वाली कल की बात करेंगे। भाई हमें तो कहां जाना है, बैक जाना है, हमें तो पीछे जाना है। और ध्यान रखेंगे अगर आज 2020 है तो भाई कभी 1000 भी तो रहा होगा, कभी 500 भी तो रहा होगा, कभी 100 भी तो रहा होगा, और कभी 0 भी तो रहा होगा। बस यही जो 0 है, यही वो पीरियड है जिस पीरियड में जन्म हुआ किसका, क्राइस्ट का, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म है वो इजराइल की राजधानी जेरूशलेम की बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, रूलर्स नहीं थे, सिविलाइजेशन नहीं थी, सारी की सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी। बस कैलेंडर कब से बना, ईसा मसीह के जन्म से बना। और वो भी कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ग्लोबली पूरे विश्व में हम जेनेटिक रूप से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले भारत में क्या हुआ उसकी चर्चा हम इससे पहले वाले पीरियड में करेंगे। और ध्यान रखेंगे उसी को हम डिनोट करेंगे किससे, BC से। और हम सब जानते हैं BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, जिसे आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ईसा पूर्व लिख सकते हैं। कैसे, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो आप उसको सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 100 BC। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, आप उसको 500 BC लिखेंगे। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 BC। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, उसको 2500 BC लिखेंगे। और ईसा मसीह के जन्म से अनिश्चित काल साल पहले या फिर 5 लाख साल पहले, इसको आप क्या लिखेंगे, 5 लाख BC लिखेंगे। यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। ये छोटा अभी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें आपको एक ही फ्रेम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से। जी हाँ, आज पूरी तरीके से पहली क्लास है, चाहे आपने डेमो लिया हो या ना लिया हो, ये क्लास सब लोगों के लिए पहली क्लास है। दिस इज फर्स्ट क्लास। अब कहने का मतलब यह है कि ध्यान रखेंगे जो भारत का इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो तो कहां से शुरू हो जाएगी, ईसा मसीह के जन्म लेने से 5 लाख साल पहले से ही शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब हम हिस्ट्री को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। और जब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम यहां से पढ़कर सबसे पहले बढ़ेंगे किधर, ईसा मसीह के जन्म की तरफ। और जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा तो आप इस मीटर में साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम यहां से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो जो सारी की सारी तारीखें हैं वो बढ़ेंगी नहीं बल्कि क्या होंगी, घटेंगी। कहने का मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों चलेंगे, क्योंकि मैं ये कोई तारीख नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर कोई डेट नहीं लिख रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में इतने साल बाकी थे तो ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा कि भाई जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बाकी थे तो यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू हुई। तो कहने का मतलब अभी कैलेंडर शुरू होने में ईसा मसीह को जन्म लेने में कितने साल बाकी हैं, 2500 साल बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 1500 साल बाकी थे तो भारत में आर्यन आए थे, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कहने का मतलब अभी ईसा मसीह को जन्म लेने में 1500 साल बाकी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उनकी डेथ 483 BC में हो गई। अब आप सोचेंगे कि यार जन्म लेने से लेकर मरने तक की जो तिथि है वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पर बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही है, कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये तारीख नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 साल बाकी थे तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बचे 483 साल तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये लाइफ पीरियड रहा किसका, गौतम बुद्ध का। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गौतम बुद्ध कितने साल जीवित रहे, जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ज्योग्राफी भी होगी क्या सर, भाई बिल्कुल होगी। ये जीएस स्पेशल बैच है, यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ होगा। जी बिल्कुल सही, ज्यादातर सारे के सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। और हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध 80 वर्ष तक जीवित रहे और 80 वर्ष की आयु में ही डेथ हुई गौतम बुद्ध की। ऐसे ही हम महावीर स्वामी का एग्जांपल भी ले सकते हैं। भाई महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ और मृत्यु 468 BC में हो गई। कहने का मतलब जो महावीर स्वामी थे वो कितने वर्ष जीवित रहे, 72 ईयर्स, वो 72 वर्ष तक जीवित रहे। कहने का मतलब हमने तारीख उल्टी लिखी है, लेकिन उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म से। तो तारीखें घटती रहेंगी जब तक हम जीसस क्राइस्ट के जन्म तक पहुंचेंगे। और जैसे ही हम जीसस क्राइस्ट के जन्म तक पहुंचेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिसको हमने यहां पर 0 लिखा है, तो ध्यान रखेंगे इसे 0 नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, AD कहा जाता है। और हम सब जानते हैं AD का मतलब क्या होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट बॉर्न। वो वर्ष जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम एनो डोमिनी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम CE भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉमन एरा। और हिंदी में आप इसको क्या लिखेंगे,
ईस्वी लिखेंगे, और अगर आप इसको सीई लिख सकते हैं तो भाई साहब आप इसको बीसीई भी तो लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो आप समझ जाएंगे अगर तारीख में बीसी बीसीई या ईसा पूर्व का इस्तेमाल हुआ है तो वो जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की है, और अगर तारीख के साथ एडी लगा है, सीई लगा है, ईस्वी लगा है या कुछ भी नहीं लगा है तो दैट मींस आप किसमें है, कॉमन एरा में है। और जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होता है वहीं से क्या शुरू होती है, कैलेंडर की शुरुआत, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, और अब हम हैं 2020 में। कहने का मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनते ही अब तारीखें घटेंगी नहीं बल्कि तारीखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगी, और वो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो किसकी होंगी, कॉमन एरा की रहेंगी। और ध्यान रखेंगे यहां पर अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तारीख के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि ये कॉमन एरा है, ये एनो डोमिनी है, ये ईस्वी है। और 1618 में अगर औरंगजेब का जन्म हुआ है और वो मरा है 1707 में, तो अब आप सब जान चुके हैं कि बताइए औरंगजेब कितनी वर्ष आयु में मरा था, वो कितनी एज में उसकी डेथ हुई थी, वो कितने वर्ष आयु तक जीवित रहा, जल्दी से मुझे बताइए कितने साल हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। 89 ईयर्स या 89 साल की उम्र में डेथ हुई थी मुगल बादशाह औरंगजेब की। तो कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि औरंगजेब का जन्म ईसा मसीह के बाद हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह से पहले हो चुका था। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको ये सिंपल सी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आज भी कंफ्यूजन होती है बीसी, एडी, सीई, इन सब चीजों को इस्तेमाल करने में। तो आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। आज हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। जिन जिन लोगों को ये नोट करना है वो फटाफट से नोट कर लीजिए, बस 1 मिनट का समय आपको मिलेगा, 1 मिनट के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। कुछ लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं बेटे, आज पहली क्लास है आपको पता है और ये फ्री फॉर ऑल है, और यहाँ पर जो आने वाले कमेंट्स की संख्या है ना वो हजारों में है। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा ना और आप लोगों की बातों का जवाब दूंगा तो उसी में समय निकल जाएगा, फिर क्लास में पढ़ेंगे क्या। अब जब मैंने अभी पढ़ाना ही शुरू नहीं किया तो आप बताइए कि मैं आपके डाउट्स कैसे ले सकता हूँ, अभी तो मैंने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पढ़ना एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। यहां पर किसी ने सवाल पूछा कि सर हिंदू कैलेंडर के बारे में भी बताइए। मेरे भाई हम सारी की सारी चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन एक ही दिन में सारा का सारा ज्ञान कैसे पहुंच सकता है आपका। ज्योग्राफी की क्लास कब होगी, 2 बजे, जो 2 बजे वाला स्लॉट है उसमें ज्योग्राफी की क्लास होगी। तो आज 11 बजे के स्लॉट में हिस्ट्री की क्लास, 2 बजे के स्लॉट में ज्योग्राफी की क्लास। कल का जब आपका स्लॉट आएगा तो कल आपको 2 और सब्जेक्ट्स की क्लास मिलेगी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की मिल सकती है, फिजिक्स की मिल सकती है, बायो की मिल सकती है, पॉलिटी की हो सकती है। कहने का मतलब है कि जीएस स्पेशल बैच में सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, वो मिक्स चलेंगे क्लासेस। जरूरी नहीं कि रोज इतिहास की क्लास हो, रोज इतिहास पढ़ना है तो आप इतिहास स्पेशल में जाइए, लेकिन ये जीएस स्पेशल है, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के बारे में। और ध्यान रखेंगे जिसको हम पढ़ेंगे अननोन पीरियड से लेके अज्ञात पीरियड से लेके 712 ईस्वी तक। एक अज्ञात पीरियड से लेके 712 ईस्वी तक का ही जो पीरियड है, ध्यान रखेंगे उसी को क्या कहा गया है, एंशिएंट इंडिया, या उसी को प्राचीन भारत कहा गया है। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्राचीन भारत के भी 3 पार्ट है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो हम सबसे पहले सबसे पुराने पीरियड के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। और मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बढ़िया, बस यही कमेंट तो चाहते थे हम। रामदेव जी कह रहे हैं कोरोना में भी ऑनलाइन, कोरोना में ऑनलाइन टीचरों ने लूट मचा रखी है। तो रामदेव जी आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लुटेरों की बस्ती में आपका क्या काम, ये बताइए। और मैं सारे के सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रामदेव जी है ना, ये पक्का या तो किसी छोटे शहर में छोटे मोटे टीचर होंगे जिनकी दुकान अब लॉकडाउन में बंद हो गई होगी, ठीक है, या फिर ये किसी किताब के विक्रेता होंगे या नोट्स वोट्स किताबों विताबों स्टेशनरी वगैरह की इनकी दुकान होगी। तो ये हम ही लोगों के सारे जो नोट्स वगैरह हैं वो फोटो सेट करके बेचते होंगे मार्केट में, और जिससे इनका धंधा पानी चलता होगा। भाई साहब रामदेव जी अगर कोरोना में टीचर्स ने लूट मचा रखी है तो आप लुटेरों की बस्ती में क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, जल्दी से दफा हो जाइए, नहीं तो लुटेरों की बस्ती में आप भी लुट जाएंगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ है, अपनी इज्जत बचानी है लुटने से, तो फटाफट यहाँ से गायब हो जाइए, नहीं तो यहाँ पर तो इज्जत लुट जाएगी। हम लोग तो लुटेरे हैं, आपको लूट लेंगे, घर पे आएंगे है ना, और बंदूक की नोक पर आपसे लाखों रुपए लेंगे और निकल जाएंगे। तो भैया लुटेरों की बस्ती में मत घूमे, फटाफट यहाँ से निकलिए, ठीक है। जहाँ पर समाज सेवी लोग हैं, जहाँ पर देशभक्त लोग हैं, वहाँ पर पहुंचिए। नाम रामदेव रखा हुआ है, लेकिन बताइए हरकतें कामदेव जैसी कर रहा है। अरे बहुत ही बढ़िया, अभी कम से कम नाम का तो लिहाज रख लेता, बाबा रामदेव जी। सारे के सारे लोग भाई साहब कितना फॉलो करते हैं, एटलीस्ट उस आदमी का तो क्या रख लेता, नाम रामदेव रख लिया और हरकतें रावण वाली कर रहा है। चलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को मैंने भी आपको बताया किसी भी हमने 2 एजेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। और हम सब जानते हैं इसमें सबसे पहली एज ही क्या कहलाती है, स्टोन एज। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पाषाण युग के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखें, अगर हम पाषाण युग के बारे में बात करें तो ये जो पीरियड है ये लगभग अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक का जो पीरियड है, इसी को क्या कहा गया है। या यहां पर तारीख नहीं डालेंगे भाई, स्टोन एज में भी मैंने आपको 3 पीरियड बताए। तो हम स्टोन एज में सबसे पहले सबसे पुराने पीरियड के बारे में बात करेंगे, जो कौन सा है, पैलियोलिथिक पीरियड। तो आप हेडिंग डालिए पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूरा पाषाण काल।
जो पीरियड कब से कब तक का है, अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक का पीरियड, इसी को क्या कहा गया है, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। ये देखो अब आगे पूछ रहा है कि सर ईडी मींस, बेटे अभी तो सारी की सारी कहानी समझाई है कि ईडी का मतलब क्या होता है, एनोटॉमी नहीं होता है, अभी तो सारी की सारी चीज समझाई है। अब आप लेट लतीफ हो गए, अब आपको जानना है ईडी क्या होता है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप पीछे रह गए थोड़ा सा, आप लेट हो गए क्लास में आने के। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, जो एक अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक का पीरियड है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वही पीरियड है जिसमें मैन इन्वेंटेड फायर, जिसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। जो लोग साथ के साथ नोट कर रहे हैं, साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये लिख लीजिए, ये नहीं लिखिए। जिसको जो लिखना जरूरी लगता है, जिसको जो समझते हुए लिखना है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं जी। पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मैन इन्वेंटेड फायर, जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। और हम सब जानते हैं मैन मेड सम इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन्स, और इसी में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के औजार बनाए गए। और वो जो पत्थरों के औजार बनाए गए थे वो किसके लिए बनाए गए थे, हम सब जानते हैं, टू हंटिंग द एनिमल्स, वो जानवरों को शिकार करने के लिए बनाए गए थे। और इसमें जो मुख्य औजार हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड स्क्रैपर्स। हिंदी में भी यही लिखेंगे, हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। मनुष्य के द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल करके कुछ बड़े बड़े औजार बनाए गए, जो हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स थे। और ध्यान में रखेंगे, इन्हीं पत्थरों के औजारों से मैन स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स, और इन्हीं बड़े बड़े औजारों से मनुष्य ने पशुओं का शिकार शुरू किया। और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगहें थी, या फिर हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स के जो एविडेंसेस या जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, वो कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुए, ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। एक आदमी लिख रहा है फॉन्ट बड़ा करो, बेटे ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहां पर क्लिक करते ही फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, मैं उन लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं जिन लोगों को इतिहास बिल्कुल भी नहीं आता है। और वैसे भी आप जानते हैं ज्यादातर लोगों को नहीं आता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, घबराइए मत। आपसे पूछेंगे कि बताइए पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के जो अवशेष या जो पत्थरों से बने औजार थे, जिसमें हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स मिले थे, ये कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए। तो ध्यान रखेंगे, इनके एविडेंसेस, इनके साक्ष्य हमें बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी, सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी, और नर्मदा रिवर वैली से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड था जिसमें, लिख लीजिएगा, मैन यूज्ड टू बी अ हंटर, जिसमें मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। वही पीरियड क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड में ही हमें कुछ केव पेंटिंग्स या गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई हैं। और ध्यान रखेंगे, इन केव पेंटिंग्स के एविडेंसेस या इन गुफा चित्रकारियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से हमें कुछ गुफा चित्रकारी या कुछ केव पेंटिंग्स मिली हैं। और ये भी कब की बताई गई हैं, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल की। अब बताइए, लोग अभी तक यही पूछ रहे हैं कि क्या इसको नोट करना होगा। भाई साहब और बताइए, और क्या नोट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोन एज के दूसरे पीरियड के बारे में। सेकंड वन इज मेसोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल जो पीरियड है 8000 बीसी से लेके लगभग 4000 बीसी तक का। अब हम समझेंगे, क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं थी मेसोलिथिक पीरियड की। और ध्यान रखेंगे, इन मेसोलिथिक पीरियड द साइजेस ऑफ इक्विपमेंट्स बिकेम शॉर्टर। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। अभी तक मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों के औजार बना रहा था, लेकिन उन औजारों का जो साइज हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिला वो छोटा मिला। और ध्यान रखेंगे, उन छोटे साइज के इक्विपमेंट्स को क्या कहा गया है, इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। दूसरी विशेषता ध्यान रखेंगे, मैन स्टार्टेड
या इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, या इसी काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। यही वो पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, जिसमें मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने की जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे कि मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन या पशुपालन किए जाने के सबसे पहले साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला स्थान है, लिख लेंगे, आदमगढ़। सबसे पहला स्थान है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। और दूसरा स्थान होता है राजस्थान का बागौर। ये वो दो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जहां से मनुष्य के द्वारा पशुपालन करने के हमें एविडेंसेस मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। और इसी पीरियड में हमें मानव के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं या ह्यूमन स्केलेटन, जो हमें कहां से मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसके एविडेंस या इसके साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मेहददा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर एंड मेहददा इन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का सराय नाहर और मेहददा नामक स्थान। आधे से ज्यादा लोग अभी तक इसी बात से कंफ्यूज है कि ये लाइव चल रही है क्लास या नहीं। तुम यही सोचते रह जाओगे और यहां पर हम इतना एक टॉपिक कंप्लीट भी कर लेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर आपका मुकाबला नहीं है हिस्ट्री और पॉलिटी में। भाई साहब मुझे किसी से मुकाबला करना ही नहीं है यार। एक आदमी पूछ रहा है अस्थि पंजर क्या होते हैं, नीचे स्केलेटन भी लिखा हुआ है मेरे भाई। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं समझ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, एक तो समझनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोन एज के तीसरे पीरियड के बारे में। जो कौन सा है, लिख लीजिए, यह है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल जो पीरियड है लगभग 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक का पीरियड। ये क्या है, क्या ये बैच एनटीपीसी के लिए 100% सफिशिएंट है? अरे मेरे भाई एनटीपीसी के फॉर्म 1 साल पहले भरे गए थे, तो तू 1 साल तक करियर बिल पे बैच आने का इंतजार कर रहा था। अभी तक तो एनटीपीसी की तैयारी हो गई होगी। पिछले साल फॉर्म निकले थे और पता नहीं एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा ये भगवान ही जाने। और तू मेरे से 100% श्योरिटी मांग रहा है। 100% श्योरिटी तो तेरे एग्जाम होने की भी नहीं है, तो मैं 100% श्योरिटी कैसे दे सकता हूँ, है ना। तो इस वजह से भाई मेरे हिसाब से तो देखिए एनटीपीसी का जो लेवल है ना वो एसएससी जीएल के लेवल से बहुत लो लेवल है। तो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जीएस पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि एनटीपीसी के लिए होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। और आप टेंशन मत लीजिए, आपसे ज्यादा हमें आपकी चिंता है। तो आपसे ज्यादा आप तो लापरवाह लोग हैं अपने लिए, लेकिन आपसे ज्यादा हम लोग आपकी परवाह कर रहे हैं। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन दैट पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि किए जाने के जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सबसे पहले साक्ष्य हैं, वो कहां से मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, वो हमें मिलते हैं मेहरगढ़ नामक स्थान से, जो कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि किए जाने के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किसकी कृषि किए जाने के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, बार्ले, व्हीट एंड कॉटन, जौ, गेहूं और कपास। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल ही वो पीरियड माना जाता है जिसमें मनुष्य के द्वारा व्हील या पहिए का आविष्कार किया गया और मनुष्य ने कार्ट्स बनाकर या गाड़ियां बनाकर एक स्थान से दूसरा स्थान जाने की शुरुआत की, जानवरों का इस्तेमाल करके। ये हम सब जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसी पीरियड में फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, या हम कह सकते हैं चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य। चावल की कृषि के जो प्रथम साक्ष्य, जो फर्स्ट एविडेंस हमें नियोलिथिक पीरियड में मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे वो मिले हैं कहां से, कुल्डी हवा नामक स्थान से, जो कहां पर है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का कुल्डी हवा नामक स्थान। प्रयागराज या इलाहाबाद एक ही बात है, आप सब जानते हैं। यहां से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले चावल की कृषि किए जाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ध्यान रखेंगे, नियोलिथिक पीरियड की जो फेमस साइट्स हैं या जो प्रसिद्ध स्थल हैं
वो कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे, बुर्जुहोम एंड गुफकराल। इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं बुर्जुहोम और गुफकराल, और ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों ही स्थल कहां पर हैं, जम्मू और कश्मीर में। और ध्यान रखेंगे बुर्जुहोम और गुफकराल दोनों ही जगहों से हमें प्रचुर मात्रा में अस्थियां और बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन का मतलब मिट्टी के बर्तन, मृत भांड। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में मिलने वाला बुर्जुहोम ही वो स्थान है जहां से हमें मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर हमें कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली हैं, कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ साथ मनुष्य की अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की भी अस्थियां प्राप्त हुई। इसीलिए हमने ऐसा माना है कि शायद उस समय ऐसी प्रथा चलती होगी जब व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता होगा। प्रचुर मीन्स का मतलब होता है, प्रचुर का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बोन्स एंड यूटेंसिल्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए रश्मि जी, अपने आप समझ में आ जाएगी। इतिहास है ये, ठीक है ना, ये इतने 90% इतिहास ना अंग्रेजी और हिंदी में बिल्कुल सेम ही है, तो लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करें। मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां हमें बुर्जुहोम से मिली है, और ऐसा माना गया है कि वहां पर यह प्रथा चलती थी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको दफनाने के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता था। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर बुर्जुहोम से हमें मानव अस्थियों के साथ साथ क्या मिल रहे हैं, कुत्ते की अस्थियां भी मिल रही हैं, तो इसी आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हमारे पुरातात्विदों ने माना है कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पेट या सबसे पहले पालतू बनाया ही किसको गया हो, डॉग को बनाया गया हो। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले डॉग या कुत्ता पालने की ही, या कुत्ते को ही अपना पालतू बनाने की क्या की थी, शुरुआत की थी। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए नियोलिथिक पीरियड का वो महत्वपूर्ण कौन सा प्लेस है जो नॉर्थ में ना होकर कहां पर मिला है, ईस्ट में। तो अगर हम इसकी ईस्टर्न साइड के बारे में बात करें या इसके पूर्वी स्थल के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे इसका ईस्टर्न साइड, इसका पूर्वी स्थल हमें कहां से मिलता है, बिहार से मिलता है। और हम सब जानते हैं कि बिहार का चिरांद नामक स्थान, बिहार का चिरांद नामक स्थान से ही हमें नियोलिथिक पीरियड की साइट मिली है, और जहां से हमें क्या मिली है, बहुत सारी बोन्स या अस्थियां। इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या साउदर्न साइट या दक्षिणी स्थल के बारे में बात करें, तो नियोलिथिक पीरियड की जो साउदर्न साइट है, जो दक्षिणी स्थल है, वो हमें कर्नाटका से प्राप्त हुआ है। और ध्यान रखेंगे कर्नाटक का बेलोरी नामक स्थान, कर्नाटका का बेलोरी ही क्या है, इसकी साउदर्न साइट है या इसका दक्षिण स्थल है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे नियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें इन्वेंशन हुआ किसका, कॉपर का। क्योंकि हम सब जानते हैं मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे का आविष्कार या ताम्र धातु को ही क्या किया गया था, खोजा गया था। और यही वो पीरियड था। तांबे का आविष्कार कब हुआ, ध्यान रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी में, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 3000 साल बचे थे लगभग, तब मनुष्य के द्वारा तांबे का आविष्कार किया गया। और इसी पीरियड में माना गया है कि इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट, मनुष्य के द्वारा लिपि का भी आविष्कार किया गया। भाई क्योंकि लिपि का आविष्कार किया गया इसीलिए तो नियोलिथिक पीरियड खत्म हुआ ना। और ये बात कब की है, अप्रोक्सीमेट 2500 बीसी के। ये सारी की सारी वो मुख्य विशेषताएं हैं जो किस में रही, स्टोन एज में रही, जो पाषाण युग में रही। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी थे कितने, लगभग 2500 साल, तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, ही इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। और जैसे ही लिपियों का आविष्कार किया गया तो कहने का मतलब है अब हमें साक्ष्य भी मिले, एविडेंसेस भी मिले, और साथ साथ एविडेंसेस के साथ हमें रिटन सोर्सेज भी मिले। और अगर हमें रिटन सोर्सेज भी मिले हैं तो भाई साहब स्वाभाविक सी बात है ना कि अब हम उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड थोड़ी कहेंगे, अब तो हम किस में प्रवेश कर गए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में प्रवेश कर गए। और जैसे ही हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही तो हम अपनी दो सभ्यताओं या दो सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कौन सी होंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। तो जब कल हमारी मुलाकात होगी, आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये टॉपिक